सभी दोस्तों को मेरा रणी RS चहल का नमस्कार। दोस्तों, आज एक ऐसा योग बता रहा हूँ जो कि कितनी भी पुरानी नमर्दी हो और जैसे संभोग रचाते हैं तो बीच बीच में लिंग ढीला हो जाता है और बात बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, कफ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ऐसे रोगियों के लिए आशीर्वाद स्वरूप ये योग है। तो ये बहुत ही अच्छा योग है। कितनी भी पुरानी नामर्दी हो और जिनको यूरिक एसिड बढ़ता हो, बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो और कफ की बहुत ज़्यादा समस्या हो, सांस फूलता हो, जब कई बार क्या होता है कि मलेरिया, डेंगू, या जैसे आजकल ये चल रहा है अपना कोरोना, तो ऐसी महामारी आने के बाद कई बार शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि शरीर में खाया पिया बिल्कुल नहीं लगता, शरीर का चेहरा बिल्कुल निस्तेज हो जाता है, शरीर में जगह जगह दर्द होना शुरू हो जाता है और भयंकर से भयंकर कब्ज रहनी शुरू हो जाती है। और ऐसे रोगियों के लिए ये बहुत अच्छा योग है। ऐसे रोगियों के लिए ये आशीर्वाद स्वरूप योग है। दूसरा, जिनको जो ये कई बार क्या होता है कि हम विचार करके विचार बना लेते हैं कि हाँ मिलन करना है, संभोग करना है, लेकिन जब हम अपने पार्टनर के पास जाते हैं तो एकदम से क्षणिक तौर पे उत्तेजना जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे रोगियों के लिए भी ये बहुत अच्छा योग है और समय कम लगता हो उसमें भी बहुत अच्छा कार्य करता है। दिमागी कमजोरी हो उसमें बहुत अच्छा कार्य करता है और बहुत ज़्यादा भयंकर कब्ज रहती हो उसमें भी अच्छा कार्य करता है। लेकिन इतना इसका ख्याल रखना है कि जहाँ पे पित्तजन्य नामर्दी है वहाँ पे इसके साथ कुछ औषधियाँ लगानी पड़ सकती हैं, जैसे मोती पिष्टी है, प्रवाल पिष्टी है। हाँ, जो कफजन्य नामर्दी है, जब वातजन्य नामर्दी है, वहाँ पे ये अकेला ही बहुत अच्छा कार्य करेगा। इसकी जो डोज है वो 1 से 2 गोली, तो ये बहुत अच्छा वहाँ पे कार्य करता है। तो कई बार इसको बहुत ज़्यादा स्थितियाँ जब भयंकर हो गई हों तो इसको मनमंथ रस और पुष्पधनवा रस के साथ मिक्स करके देना होता है। इसके अलावा सिद्ध मकरध्वज के साथ भी कई बार इसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो ये वैद्य पे डिपेंड करता है, रोगी की प्रकृति देखना, रोगी के बल की जांच करना, रोगी को जो समस्या क्या है, समस्या कहाँ है, उसका खान पान कैसा है, ये रोगी के अनुसार ही उसकी औषधि व्यवस्था होती है। तो ऐसे नहीं है कि ये योग अकेला ही सभी रोगों पे कार्य करता है। कोई भी अकेला योग जो है वो सभी रोगों पे कार्य नहीं करता है। कई बार उसके साथ कोई औषधियाँ योजना बनानी पड़ती है कि इसके साथ कौन सी औषधि दे, इसके साथ कौन सी औषधि दे। तो ये योग जो है मेरा बहुत पसंदीदा योग है। हालांकि इसमें समय लग जाता है बनाने में, 3-4 दिन लग जाते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो इस योग के बारे में आज हम बात करेंगे। और जिनको खल्लियाँ पड़ती हों, क्रैम्प्स, वाइटे जिसे बोलते हैं, क्रैम्प्स के लिए भी बहुत अच्छा योग है ये। तो इसको लगातार इस्तेमाल करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है, जो खल्लियाँ बढ़ने की समस्या है वो दूर होती है, यूरिक एसिड की समस्या, बार बार अस्थमा हो जाना या बार बार जो है सांस फूलना, ऐसे रोगियों में बहुत अच्छा कार्य है। तो ये योग मैं आज बना रहा था, मैंने सोचा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि हमारे भाई जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो हमारी हर वीडियो का इंतज़ार करते हैं, तो उनके लिए ये योग मैं आज लेके आया हूँ। तो आप इस योग को नोट कर लें और इसको अपने क्लिनिक पे ज़रूर बनाएं। और जो कोई आयुर्वेद से जुड़े हुए नहीं हैं
वो इस योग को बनवा सकते हैं, किसी से भी बनवा सकते हैं, किसी वैद्य से। तो इसमें बनाने में 3-4 दिन लग जाते हैं। औषधियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, योग कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, चित्रक मूल लेना है, जिसे हम चित्रा बोलते हैं, 20 ग्राम, लौवसम 20 ग्राम, ये रस संदूर और अवर्कवासम है। ये अलग अलग पैक मैंने डाली थी, 2 कागज़ों पे रखी थी, लेकिन ये मिक्स हो गई है। तो ये रस संदूर और अवर्कवासम मिक्स है। वैसे ये 20-20 ग्राम डालनी है दोनों। रस संदूर 20 ग्राम, अवर्कवासम 20 ग्राम, त्रिकटू जो कि सौंठ, काली मिर्च और पीपल का एक योग है, त्रिकटू भी 20 ग्राम डालना है, और कुचला शुद्ध 20 ग्राम डालना है। तो सबसे पहले आप काष्ठ औषधियों को, जैसे कि हम पहले करते हैं आए हैं, तो सबसे पहले काष्ठ औषधियों को अच्छे तरीके से खर्ल कर लेना है। सबसे पहले चित्रक मूल को बारीक कर लें। ये चित्रक मूल जैसे मैंने बारीक कर लिया है, इसको तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी बारीक कर सकते हैं। और त्रिकटू चूर्ण आपको बना बनाया भी मिल जाता है, या फिर आप तीनों औषधियों को लेके समभाग बराबर बराबर अनुपात में तीनों औषधियों को लेके, या फिर आप इसका मिक्स करके चूर्ण बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये चूर्ण और भी कई औषधियों में पड़ता है, और इसका जो है अकेला भी ये दिया जाता है। तो त्रिकटू चूर्ण और शुद्ध कुचला हो गया, लौवसम हो गई, चित्रक मूल हो गया, रस संदूर हो गया, अवर्कवासम हो गई, ये सभी 20-20 ग्राम लेने हैं। अब आपने पहले काष्ठ औषधियों को खर्ल करना है। काष्ठ औषधियों को खर्ल करने के बाद उसके बाद आपने इनको चित्रक मूल के काढ़े में, ये चित्रक मूल का काढ़ा मैंने बना रखा है, तो चित्रक मूल का 100 ग्राम चित्रक मूल अलग से ले लें आप। उसको 400 ml पानी में रात को भिगो के रख दें। दूसरे दिन उसको फिर पानी को उबाल लें। जब वो पानी आधा बचे तो उसको संभाल के रख लें। तो इसका एक एक चम्मच हम जब इसको बनाएंगे तो डालते जाएंगे और इसमें खर्ल करते जाएंगे। तो इस तरह से एक दिन हमने इसके चित्रक मूल के काढ़े में, कवात में इसको खर्ल करना है। दूसरे दिन फिर हमने अदरक के रस में खर्ल करना है। ऐसे ही आप अदरक ले आएँ, सब्जी वाली दुकान से मिल जाता है। तो अदरक का रस निकाल लें आप, कूट के उसको किसी कपड़े से छान लें, निचोड़ लें अच्छे तरीके से, 2-3 बार निचोड़ लें। और अदरक का रस भी आपने थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसको खर्ल करते जाना है। तो खर्ल करने के लिए आप जितना ज़्यादा खर्ल करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जब पूरा आपका वो रस सूख जाए, सबसे पहले चित्रक मूल वाला, फिर उसके बाद अदरक वाला, और लास्ट में पान के पत्तों का रस, लास्ट में पान के पत्तों का रस खर्ल करना है। इस तरीके से खर्ल करते करते जब आपका पान के पत्तों का रस भी सूख जाए तो आप इसको गोली बांध लें। इसकी जो है 1 से 2 रत्ती तक गोलियां आप बना सकते हैं। चने प्रमाण बना लें, या काली मिर्च से थोड़ी बड़ी गोली बना लें। वैसे इसकी मात्रा जो है 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक है। तो आप इसकी गोली बना के इसको छाया में सुखा के रख लें। अब आपने इसकी एक एक गोली सुबह शाम देनी है। दूध के साथ भी दे सकते हैं, पान के पत्तों के रस के साथ भी दे सकते हैं, शहद के साथ भी दे सकते हैं। कफ प्रकृति वालों को शहद के साथ दें, वात प्रकृति वालों को घी और शहद के साथ दें, और दूध के साथ भी दे सकते हैं। इस तरीके से इसका अनुपान बना के आप इसका अपने क्लिनिक पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नामर्दी, नपुंसकता और अर्ली डिस्चार्ज, ऐसे भूख ना लगना, अग्निमांद हो जाना, कब्ज की समस्या रहना, पेट फूला फूला रहना, या किसी भी अंकर रोग की वजह से बहुत ज़्यादा कमजोरी, वीकनेस फील होना, तो ऐसी सभी समस्याओं में ये उच्च क्वालिटी का योग है। ये बहुत अच्छा योग है। आप इसको बनाएंगे तो आप इसके जो लाभ हैं आपको पता चल जाएगा कि कितने अच्छे लाभ हैं इसके। तो ये योग है आज का जो मैंने आपसे शेयर किया है। आशा है आप इससे ज़रूर लाभ उठाएंगे। और इसको एक चीज़ ध्यान रखें कि हाई बीपी वाले को इसको ना दें, क्योंकि इसमें कुचला है और रस संदूर है, दोनों बीपी को हाई करते हैं। तो जिनका ज़्यादा बीपी हाई रहता हो उनको आप ये योग ना दें। तो आप इसको बनाएं और इसका लाभ लें। और
जो भाई चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको हर जानकारी हमारे क्लिनिक की, हर योग की आपको जानकारी मिल सके। और वीडियो को शेयर करें ताकि किसी भाई को इसका लाभ हो, इसका फ़ायदा मिले। तो जैसे पुष्पतनन रस कार्य करता है, जब दिमाग में कोई बात आ जाती है, कोई डर बैठ जाता है, तो हम सही तरीके से संभोग नहीं रचा पाते हैं। तो वैसे ही ये जो योग है ये भी बहुत अच्छा कार्य करता है। अगर इसको पुष्पतनन के रस के साथ मिला के दिया जाए तो ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। और अकेला भी बहुत अच्छा कार्य करता है। कई बार पित्त प्रकृति वालों को इसके साथ प्रवाल पिष्टि त्रिभंग वसम ऐसे योग मिलाने पड़ते हैं। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि कोई भी औषधि है आप वैद्य की देख रेख में लें। वैद्य की देख रेख के बिना कोई भी औषधि आपको ना तो आपको प्रकृति का पता होगा, ना ही कोई औषधि आप सही तरीके से यूज कर सकेंगे। दूसरा, जो संख्यीय संग्रह के योग हैं वो तो बहुत ही सावधानी से लेने पड़ते हैं। बहुत से रोगियों के मेरे पास फ़ोन कॉल आते हैं कि हमने किसी वैद्य से संख्या मंगवाया, किसी से सिंग्रफ मंगवाया, तो उससे जो है नुकसान हो गया, फायदे की बजाय नुकसान हो गया। तो लोगों का काम है कि आपको चीज़ें बेचना, सेल करना। लोगों का काम ये नहीं है कि आपको समझाया जाए कि भाई ये योग आपको उचित रहेगा, ये योग आपको अनुचित रहेगा। तो लोगों का काम है सिर्फ सेल करना, दवाइयाँ सेल करना। और संख्यीय संग्रह में उनको ज़्यादा पैसा बचता है, क्योंकि 10 रुपये 20 रुपये जो है संख्या मिल जाता है और 100-50 रुपये संग्रह मिल जाता है। तो उसमें उनकी मेहनत होती है, तो वो मेहनत करके थोड़ी बहुत ही वो आप जैसे लोगों को दे देते हैं। प्रकृति वगैरह नहीं देखते हैं। सभी वैद्यों की बात नहीं कर रहा, मेरी बात हो सकता है किसी को लगे, लेकिन सभी वैद्यों की बात नहीं कर रहा। कुछ वैद्य ऐसे हैं जो सिर्फ, और दूसरा उनके चैनल पे आपको नामर्दी के अलावा कोई वीडियो नहीं मिलेगा। तो अगर वैद्य की करते हैं तो हर रोग पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका पैसा है। और स्वर्ण वसम वाले योग तो कोई भी वैद्य बनाता ही नहीं है, ना कोई देता है। तो स्वर्ण वसम का तो नाम ही है। कई वैद्य मैंने देखे हैं कि स्वर्ण वसम की जगह स्वर्ण भंग अपने पास रखी हुई होती है उन्होंने, तो उसी को स्वर्ण वसम कह कह के लोगों को बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो है भगवान कभी माफ नहीं करता, जो भगवान धनवंतरी के नाम पे लोगों को छलकते हैं, लोगों को ठगते हैं। तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा सावधान रहा करें। आप अपनी प्रकृति चेक करवा के अपने अनुसार औषधियाँ बनवा लें और उस हिसाब से आप दवाइयाँ यूज करें। बाकी समस्या कोई भी बड़ी नहीं होती है, सिर्फ डर बड़ा होता है। अगर आपके मन से डर निकल जाता है तो आपको कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। तो डर निकालें सबसे पहले मन से। दूसरा, पेट वगैरह साफ रखें। अब कई लोगों का पेट साफ नहीं होता है तो औषधियाँ लेते रहते हैं महंगी महंगी। जब पेट ही ठीक नहीं है तो औषधियाँ क्या कार्य करेंगी। पेट सही होना चाहिए, लीवर सही होना चाहिए, पाचन तंत्र आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर पाचक रस नहीं बनेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन सही कैसे चलेगा और वीर्य कैसे बनेगा। तो पाचक रस आपके सही कार्य करते होने चाहिए, तो तभी आपको कोई दवाई लेने का लाभ है। नहीं तो आप कितना भी पैसा खराब कर लें, आपको लाभ की बजाय नुकसान ही होगा, लाभ नहीं होगा। तो हमारे क्लिनिक तक का तो हमेशा यही जो है सर्वोपरि रखते हैं हम इस बात को कि अगर पेशेंट कोई हमारे पास आता है या कोई पेशेंट दवाइयाँ मंगवाता है तो उसको जो उसने पे किया है, जो पैसा उसने दिया है, तो कम से कम उसको उसका मूल्य ज़रूर मुड़े, उसको पता चले कि हाँ मैंने कोई औषधि ली है। अब हम 5-7 हज़ार रुपये डलवा लें और उसको 10-20 रुपये का सिर्फ संख्या दे दें, ऐसी हमारी आत्मा नहीं मानती है। उसको कोई और औषधियाँ, मैं तो अपने क्लिनिक से उसको पेट साफ करने वाली दवाइयाँ या कोई लीवर की दवाइयाँ अगर उसको ज़रूरत होती है तो वो भी बीच में ऐड करके देता हूँ। तो इस तरीके से फिर, और रोगी को समझाने का तरीका होता है। अब रोगी को भेज देते हैं दवाइयाँ, कोई ज़्यादा ले लेता है, कोई कम ले लेता है।
ना कोई अच्छी तरीके से लिखता है ना समझाता है। तो मैं हमेशा स्लिप में लिख के देता हूँ कि कैसे कैसे दवाइयाँ लेनी है, और फिर रोगी को बोलता हूँ कि 2 बार पहले आप इसको पढ़ लो, अगर ना समझ आए तो मेरे से फ़ोन पे फिर संपर्क कर लेना आप। तो इस तरीके से रोगी को भी सहूलियत होती है और हमें भी सहूलियत होती है। अब रोगी को समझ नहीं आएगी कि दवाई कैसे लेनी है, कैसे लेनी है, क्या क्या परहेज रखने हैं, तो फिर आपकी दवाइयों का फ़ायदा क्या है। क्योंकि परहेज भी ज़रूरी है, अगर परहेज नहीं रखेंगे तो कोई भी औषधि अच्छे तरीके से कार्य नहीं करेगी। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जल्दी कोई नया वीडियो लेके मिलेंगे।